प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा अलीगढ़, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत एस ब्लॉक तत्वों के व्याख्यान 9 में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह व्याख्यान इस अध्याय का अंतिम व्याख्यान है। प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने आपसे जिन बिंदुओं की चर्चा की उनको संक्षेप में एक बार पुनः आपसे चर्चा करते हैं। पहला था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। इसको अनभुजा चूना अथवा क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अनभुजा चूना प्राप्त होता है। आपको पिछले व्याख्यान में हमने बताया था CaCO3 को यदि हीट कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होती है। अनभुजा चूना जल मिलाने पर भुजे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्राय सफेदी करने में और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर के रूप में अथवा लाइमस्टोन अथवा चौक अथवा खड़िया के रूप में भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। इसको लिखा जा सकता है या CaSO4 होल ट्वाइस H2O। इसका नाम होगा हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस या हम कह सकते हैं डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसमें से जो जल का अणु होता है आधा अणु वो बाहर निकल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर यह कठोर हो जाता है और जिप्सम पुनः प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दंत चिकित्सा में, स्केलेटन बनाने में, स्कल्प्स बनाने में, फेस मास्क बनाने में, घरों की साज सज्जा के रूप में, सीलिंग्स के रूप में इत्यादि रूप में किया जाता है। आज के व्याख्यान में जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे वे हैं सीमेंट, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता तथा NCERT अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के आवश्यक संकेत। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, आप लोग भली भांति परिचित हैं। सीमेंट का उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। ये जोसेफ एस्पिडिन, ये जो ब्रिटेन है वहां पर एक पोर्टलैंड टापू है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पोर्टलैंड टापू पर जो प्राप्त प्राकृतिक चूना के जो पत्थर हैं उनसे मिलती जुलती होती है सीमेंट, तो इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये जो चूना पत्थर मिलता है इस टापू पर, ये इसका चित्र आपको दिखाया है। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन निम्न प्रकार होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 50 से 60%, SiO2 सिलिका 20 से 25%, Al2O3 एलुमिना 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशिया 2 से 3%, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है हेमेटाइट 1 से 2%,
और सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 2%। इसके अतिरिक्त अन्य क्षार के ऑक्साइड लगभग 3% उपस्थित होते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, अर्थात SiO2 अनुपात Al2O3 ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.5 से 4 के मध्य। ये वैल्यू होनी चाहिए 2.5 से 4 के मध्य। चूने और अन्य ऑक्साइडों जिनमें कि SiO2, Fe2O3 और Al2O3 इनका अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए, अर्थात CaO अनुपात अन्य ऑक्साइड्स में SiO2 प्लस Fe2O3 प्लस Al2O3 इनका जो रेशो है वो लगभग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये एक अच्छी क्वालिटी वाले सीमेंट की विशेषता होती है। सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? वे हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चिकनी मिट्टी क्ले SiO2, Fe2O3, Al2O3 आदि का मिश्रण, और जिप्सम CaSO4 into 2H2O। सीमेंट के निर्माण की विधि, सीमेंट को किस प्रकार बनाया जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला स्टेप है गारा बनाना, स्लरी प्रिपरेशन। चूना पत्थर को एक क्रशर में बारीक पीस लेते हैं और चिकनी मिट्टी चूना पत्थर में जल मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं, जिसे गारा कहते हैं। गारे को एक रोटेटरी जो क्लीन होती है इसमें जलाया जाता है, घूर्णी भट्टी में जलाया जाता है। तो कैसे जलाते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल यहाँ से डाला जाता है और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है लगभग 1400-1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हम इस रॉ मटेरियल को हम गर्म करते हैं और यहाँ से हमें एक क्लिंकर प्राप्त होता है। गारे को घूर्णी भट्टी में भरकर लगभग 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म किया जाता है। इस ताप पर मिश्रण की सारी आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप मिश्रण एक हरे रंग के दानेदार पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जिसे सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है, जो ठंडा होने पर काला प्रतीत होता है। क्लिंकर कुछ इस तरह का दानेदार पदार्थ होता है जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना से अभिक्रिया करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, सीमेंट बनाने के तीसरे स्टेप में जिप्सम मिलाया जाता है। क्लिंकर में भार के अनुसार 2 से 3% जिप्सम मिला लिया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है, और जो मिश्रण पीसने के बाद प्राप्त होता है उसको सीमेंट कहा जाता है, और इसी सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया जाता है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हुए? तो पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हुए डाई कैल्शियम सिलिकेट CA2SiO4 या 2CaOSiO2। इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 26%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CA3SiO5 या 3CaOSiO2 लगभग कितना होता है? 51%। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CA3Al2O6 या 3CaOAl2O3 ये लगभग कितना होता है? 11%। सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट्स। सीमेंट में जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है। इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? सीमेंट जमकर कठोर हो जाएगा। यह क्रिया कहलाती है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जमने का कारण इसके घटकों के अणुओं का जलयोजन एवं पुनः व्यवस्थित होना है। जलयोजन होने पर सीमेंट का कॉलाइडी जेल प्राप्त होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल के अणुओं को अवशोषित करके जल योजित
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। और ये सब क्या हो जाता है, इन सब का मिक्सचर बन जाता है एक कॉलाइडल जेल में। सीमेंट के उपयोग, सीमेंट का उपयोग कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, प्लास्टरिंग, पुल निर्माण, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। मोर्टार, मोर्टार अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मकानों की जब चिनाई की जाती है तो ईंटों के बीच में जो सीमेंट लगाया जाता है उसमें बालू मिलाया जाता है। तो सीमेंट, बालू में सैंड और जल का मिश्रण क्या कहलाता है, मोर्टार कहलाता है। बालू सीमेंट को अधिक सिकुड़ने से बचाता है, जिससे सीमेंट में क्या नहीं पड़ती, दरारें नहीं पड़ती हैं। एक अच्छी क्वालिटी का जो मोर्टार होता है उसमें सीमेंट और बालू का जो अनुपात होता है वो लगभग 1:3 यानी 1:3 का होता है। 1 भाग सीमेंट और 3 भाग बालू मिलाकर अच्छी किस्म का मोर्टार बनाया जाता है, जिसका उपयोग प्लास्टर करने में, मकानों के चिनाई करने में किया जाता है। कंक्रीट या कंक्रीट, पोर्टलैंड सीमेंट, बालू और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में जो स्टोन के ग्रैनुअल्स होते हैं उनको मिलाकर और उसमें जल मिलाकर रख देते हैं तो एक कठोर पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसे कंक्रीट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फर्श जब डाला जाता है तो फर्श डालने में इसी प्रकार का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, कठोर पदार्थ मिलता है, इसको कंक्रीट कहा जाता है। प्रबलित कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, लोहे की सरियों का जाल बना लिया जाता है। आपने देखा होगा लैंडर पड़ता है तो लोहे की सरियों का जाल बना लेते हैं। इस लोहे की सरियों के जाल में सीमेंट, बालू और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर, जल मिलाकर भर देते हैं। भरने से क्या होगा, ये पदार्थ बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। ये जो पदार्थ कठोर प्राप्त हो रहा है ये क्या कहलाता है, प्रबलित कंक्रीट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पिलर बनाने में, बीम बनाने में, पुल बनाने में, छतों के निर्माण में किया जाता है। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहा केवल 5 ग्राम और तांबा केवल 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता लगभग 200 से 300 मिलीग्राम अनुमानित की गई है। मैग्नीशियम आयन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम आयन कोशिका के बाहर बॉडी फ्लूइड में यानी अर्थात शरीर तरल में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम एटीपी के साथ एक संकुल बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग सह घटक के रूप में करते हैं। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वे सारे एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का प्रयोग करते हैं उनके लिए मैग्नीशियम एक कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, उसमें भी मैग्नीशियम उपस्थित होता है। शरीर में उपस्थित कैल्शियम की लगभग 99% मात्रा दांतों में या हड्डियों में उपस्थित होती है। कैल्शियम तंत्रिका पेशीय कार्यप्रणाली, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, अंतर तंत्रिकीय प्रेषण, इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन, कोशिका झिल्ली अखंडता, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, रक्त स्कंदन, ब्लड कोएगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता लगभग 100 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। दो हार्मोन कौन कौन से, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड, इसको मेंटेन रखते हैं। आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है उसमें कैल्शियम आयन किस प्रकार एब्जॉर्ब रहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं
कि हड्डी अक्रिय और अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। यह किसी मनुष्य में लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से विलेयित यानी सॉल्युबलाइज्ड और निक्षेपित रीडिपोजिटेड होती रहती है। इसका सारा कैल्शियम प्लाज्मा से ही गुजरता है। प्यारे बच्चों, अब हम NCERT अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के आवश्यक संकेत और यदि कहीं आवश्यक है किसी प्रश्न का उत्तर देना तो उन प्रश्नों की उत्तर की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है NCERT का प्रश्न नंबर 10.30। प्रश्न है, इनमें से किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम है? प्यारे बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन क्या है रुबिडियम और चौथा ऑप्शन क्या है सीजियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सीजियम। क्यों होगा? इसका कारण क्या है? सीजियम क्षार धातु का गलनांक इन दी हुई सभी क्षार धातुओं में न्यूनतम है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने पर धातु आबंध क्षीण हो जाता है। अगला प्रश्न है NCERT का 10.31। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा लिथियम। कारण क्या होता है? लिथियम आयन का आकार इन सभी दी हुई क्षार धातुओं में कैसा है? न्यूनतम होता है और इस पर उच्च आवेश घनत्व होता है। इसी कारण इसकी ध्रुवण क्षमता और जल योजन क्षमता दोनों अधिकतम होती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? लिथियम। अगला प्रश्न है NCERT का 10.32। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? बेरियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बेरियम कार्बोनेट। क्यों होगा? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक लक्षण बढ़ता है और साथ ही कार्बोनेट का स्थायित्व भी बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है NCERT का प्रश्न नंबर 10.28। प्रश्न है, निम्नलिखित के मध्य क्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? Na2CO3 एवं जल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब जल से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बोनिक अम्ल देता है, अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल से रिएक्शन करेगा, क्या देगा? कास्टिक सोडा और कार्बोनिक एसिड। प्यारे बच्चों, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये प्राय H2O और CO2 के रूप में विद्यमान रहता है। अगली जो रिएक्शन है इसमें वह है KO2 और जल के साथ रिएक्शन, अर्थात पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करनी है जल के साथ। तो क्या बनेगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जल से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अगली रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3।
अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.17। प्रश्न है समझाइए क्या होता है जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें उपस्थित होती हैं। मैग्नीशियम को जब वायु में जलाया जाता है तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम नाइट्राइड का मिश्रण देता है। इस अभिक्रिया को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन से संयुक्त होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। बैलेंस करेंगे 2Mg के साथ तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार बच्चों यदि मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। बैलेंस कर लेंगे 3Mg की मल्टीप्लाई करके तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.27। समझाइए कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय क्यों होता है। प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर यह प्रबल क्षार NaOH तथा दुर्बल अम्ल H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल देता है। इसी कारण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। रिएक्शन देखेंगे Na2CO3 प्लस H2O बनेगा NaOH प्लस H2CO3। बैलेंस कर लेंगे 2H2O के द्वारा 2NaOH बन जाएगा। NaOH क्या है यहाँ पर? प्रबल क्षार। और H2CO3 क्या है यहाँ पर? दुर्बल अम्ल। चूंकि इस अभिक्रिया में प्रबल क्षार प्राप्त हो रहा है अतः हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और डिटेल की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट दो आयनों से मिलकर बनता है। Na2CO3 इज इक्वल टू Na आयन प्लस कार्बोनेट आयन। जल में भी दो आयन उपस्थित हैं। H2O इज इक्वल टू OH आयन प्लस H आयन। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? NaOH। और ये दोनों आयन मिलकर क्या बना देते हैं? H2CO3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि NaOH क्या है यहाँ पर? प्रबल क्षार। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.4 है सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं X। तो माना सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी है? X। ठीक है। अब इसमें कितने Na लग रहे हैं? 2। तो 2 इंटू X, X किसकी हो गई? Na की, प्लस 2 परऑक्साइड। परऑक्साइड में जो परऑक्साइड आयन जो होता है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। परऑक्साइड होता है O सिंगल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ और इसमें दो आयन है आपके पास। तो यहाँ पर जो परऑक्साइड जो होता है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। तो 2 इंटू -1 बराबर
किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज इक्वल टू 0, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। अतः सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.8 क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते, समझाइए। प्यारे बच्चों, क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं सामान्य उपयोग में आने वाले अपचायकों से अधिक प्रबल अपचायक होती हैं, इसीलिए ये रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.8 सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं, समझाइए। प्यारे बच्चों, सोडियम और पोटेशियम आयन का आकार मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा। सोडियम आयन का आकार मैग्नीशियम आयन से बड़ा है, पोटेशियम आयन का आकार इसके संगत कैल्शियम आयन से बड़ा है। बड़े आकार के कारण सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों की जालक ऊर्जाओं का मान मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेटों के जालक ऊर्जाओं के मान से बहुत कम है। यही कारण है सोडियम तथा पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में अल्प विलेय होते हैं। क्रैश रिवीजन, इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे बिंदु थे सीमेंट, दूसरा था मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता, और इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के आवश्यक संकेत इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अध्ययन किए। गृह कार्य, प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान से संबंधित 2 प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.21, प्रश्न है सीमेंट की महत्ता बताइए। दूसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का 10.24, इसमें पूछा गया है जैव द्रवों में मैग्नीशियम और कैल्शियम की सार्थकता बताइए। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में पढ़े हुए सभी टॉपिक्स को याद कर और लिखकर अभ्यास करना है। अगले व्याख्यान में हम आपके पास उपस्थित होंगे एक नया चैप्टर लेके। धन्यवाद।